हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा ऐसा है कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1.28 तक प्रॉब्लम्स बना ली थी। ठीक है, 1.28 तक हम NCERT की प्रॉब्लम बना चुके हैं। अब हमारे पास में इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बची हैं। जो भी 2-3 प्रॉब्लम बची हुई हैं उन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पलर वगैरह प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में। भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1.29। 1.29 है हमारे पास में। ए होलो चार्ज कंडक्टर हैज़ अ टाइनी होल कट इनटू इट्स सरफेस। ठीक है, शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वेयर n is the unit vector in the outward normal direction and sigma is the surface charge density near the hole. Sigma is the surface charge density near the hole. मतलब कुल मिलाकर आप ये समझिए कि प्रॉब्लम हमारे पास में ना बेटा कुछ इस तरीके की है। ध्यान से देखिएगा, ये हम लोगों को दिया गया है एक सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। ये हमें स्फेरिकल सरफेस दिया है। ठीक है, हमने इसके सरफेस पर यहाँ पर एक छोटा सा होल कट कर दिया है बेटा। यहाँ हमने एक छोटा सा होल कट कर दिया इसके सरफेस पर। अगर मैंने इसके सरफेस पर एक छोटा सा होल कट कर दिया, समझ रहे हैं आप लोग, तो इतने हिस्से में तो इसका मतलब यह है कि चार्ज है ही नहीं। इतने पोर्शन में चार्ज नहीं है बेटा हमारे पास में। इतने पोर्शन में हमारे पास में कोई चार्ज नहीं है। तब उस कंडीशन में इसकी अपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ इतने पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। सिर्फ इतने पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और अगर चार्ज की डेंसिटी सिग्मा है तो इस पोर्शन की वजह से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैंने किसी होलो स्फीयर पर इतने पोर्शन को कट कर दिया तो इतने पोर्शन को कट करने का मतलब यह है कि यहाँ कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ इतने हिस्से में चार्ज मौजूद है। सिर्फ इतने हिस्से में चार्ज मौजूद है। और अगर इतने हिस्से में चार्ज मौजूद है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में होगा, देखो अगर दोनों तरफ मौजूद होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पोर्शन में मौजूद है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारे पास में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी डेरिवेशन पहले भी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा समस्या आप लोगों को होने वाली है। आराम से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है 1.30। क्या है 1.30? ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर। देखिए बेटा, प्रॉब्लम है हमारे पास में ये 1.30। हमारे पास में जो लॉन्ग वायर होता है, लॉन्ग वायर, जरा बात को समझिएगा आप लोग ध्यान से। ये किनारा भी इनफाइनाइट तक है और ये किनारा भी इनफाइनाइट तक है। दोनों किनारे इनफाइनाइट तक होने का मतलब ये है कि ये जो वायर है हमारे पास में, ये है लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये हमारे पास में लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। दोनों तरफ हमने फैला रखा है चार्ज को। यहाँ दोनों तरफ हमने चार्ज को फैला रखा है। ठीक है, अच्छा, चार्ज की जो डेंसिटी है वो है लैम्डा, और यहाँ से r डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा। तो अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों से कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो शॉर्ट वायर की वजह से होता है, उसका फॉर्मूला है अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r साइन अल्फा
प्लस साइन बीटा। ये मैं आप लोगों को बेटा क्लास के अंदर पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। शॉर्ट वायर की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसके साथ साथ एक बात हमने और बताई थी आपको, वो रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि जो किनारा इनफाइनाइट तक जाता है वो किनारा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब ये किनारा जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो ये बनाएगा 90 डिग्री का एंगल, और ये किनारा भी जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो ये किनारा भी बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। ये किनारा भी इनफाइनाइट तक जा रहा है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये किनारा भी इनफाइनाइट तक है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा भी हो गया है हमारा 90 डिग्री और बीटा भी हो गया है हमारा 90 डिग्री। सो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमारे पास में बनेगा इस कंडीशन में, वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 90। ओके बेटा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। साइन 90 की वैल्यू बनेगी हमारे पास में 1 और यहाँ भी वैल्यू बनेगी हमारे पास में 1। सो कुल मिलाकर जो मेरे पास में आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ बनेगा 2 लैम्डा अपॉन आर। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं ड्यू टू दिस वायर, इस वायर की वजह से पॉइंट P पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है वो इतना बनने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर विदाउट गॉस थ्योरम। बिना गॉस थ्योरम के इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल कर आएगा बेटा। ऐसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.30 को। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बात समझ में आई हो। नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब हमारे पास में आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम, आइए देखते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास में 1.31। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 1.31। मैं प्रॉब्लम को शॉर्ट में बता देता हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, इस चीज़ को भी सामने आ गया है, तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कुछ एलिमेंट्री लेयर से मिलकर बने होते हैं। इन एलिमेंट्री लेयर को हम लोग बोलते हैं क्वार्क। क्वार्क होती है हमारे पास में दो टाइप की। एक होती है अप क्वार्क जिसके ऊपर होता है इतना चार्ज, एक होती है डाउन क्वार्क जिसके ऊपर होता है इतना चार्ज। हमारे पास में दो क्वार्क होती हैं बेटा, एक अप क्वार्क उसके ऊपर इतना चार्ज होता है और एक डाउन क्वार्क उसके ऊपर इतना चार्ज होता है। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है -e और इलेक्ट्रॉन 3 क्वार्क से मिलकर बना है। वो 3 क्वार्क हैं हमारे पास में डाउन, डाउन और डाउन। ठीक है, अगर हम तीनों के चार्ज को जोड़ेंगे तो इतना आंसर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन कुछ ऐसे हो रखी है हमारे पास में। अगर मैं बात करता हूं प्रोटॉन की बेटा, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है +e और प्रोटॉन की जो फॉर्मेशन है वो कुछ ऐसी है UUD। प्रोटॉन इन 3 क्वार्क से मिलकर बना है और क्वार्क की फॉर्मेशन है UUD। अगर हम तीनों के चार्ज को ऐड करेंगे तो इतना चार्ज आएगा हमारे पास में। फाइनली अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो बेटा आप लोग जानते हो कि न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0 और न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन बनेगी हमारे पास में ये UDD। अगर आप तीनों के चार्ज को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 0। तो इलेक्ट्रॉन 3 क्वार्क से मिलकर बना है और वो क्वार्क फॉर्मेशन है ये DTD। प्रोटॉन 3 क्वार्क से मिलकर बना है और वो क्वार्क फॉर्मेशन है UUD। न्यूट्रॉन 3 क्वार्क से मिलकर बना है और वो फॉर्मेशन है UDD। ये कंडीशन रहेगी बेटा हमारे पास में। पूरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए,
आपसे यही पूछा गया है, हमने आंसर आप लोगों को बता दिया है। जल्दी से नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों जस्ट अभी हम लोगों ने बात की क्वेश्चन नंबर 1.31 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.31 की जस्ट अभी हम लोगों ने बात की है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 1.32। आइए जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1.32 क्या है और क्या हमसे इसमें पूछा गया है बच्चों। फर्स्ट पार्ट आप लोगों को दिया गया है कि कंसीडर एन आर्बिटरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ए स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ नल पॉइंट वेयर E इक्वल टू 0। बच्चों नल पॉइंट का मतलब है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहती है 0 के बराबर, वो हमारा कहलाता है नल पॉइंट। ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन शो दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ द टेस्ट चार्ज इज नेसेसरली अनस्टेबल। हम लोगों को ये बताना है कि जो इक्विलिब्रियम होगा वो हमारा नेसेसरली अनस्टेबल होगा। देखो अगर हमने टेस्ट चार्ज को रखा है नल पॉइंट पर, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स की वैल्यू हो गई 0 के बराबर। लेकिन अगर फोर्स 0 होगा, अब बात को ना थोड़ा समझिएगा बेटा ध्यान से, अगर हमने टेस्ट चार्ज को रखा है नल पॉइंट पर, तो हमारे पास में फोर्स का फॉर्मूला है Q0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब आप देखिए फोर्स इज इक्वल टू Q0। नल पॉइंट का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, फोर्स की वैल्यू भी हो गई है हमारी 0 के बराबर। लेकिन अगर नल पॉइंट पर रखे हुए चार्ज को मैं हल्का सा डिस्प्लेस कर छोड़ दूंगा, तो तुरंत वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब यह है कि भले ही फोर्स की वैल्यू 0 है, लेकिन चार्ज वहाँ पर इस तरीके से वाइब्रेटरी मोशन कर सकता है। इसका मतलब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। कौन से इक्विलिब्रियम में है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है बेटा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास में, वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर द सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर द सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्जेस of the same magnitude and the sign placed at a certain distance apart। अब आप ये देखिए बेटा, जैसे यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q। अगर हम बात करते हैं बिल्कुल मिडिल पॉइंट की, तो ये अगर प्लस Q है और ये प्लस Q है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। और यहाँ अगर मैं टेस्टिंग चार्ज रखता हूँ Q0, तो इस टेस्टिंग चार्ज पर फोर्स काम करेगा 0। लेकिन अगर इस टेस्टिंग चार्ज को मैं हल्का सा डिस्प्लेस करके, हल्का सा इस तरफ डिस्प्लेस करके छोड़ देता हूँ बेटा, तो ये जो टेस्टिंग चार्ज है ये इस तरीके से मोशन करना स्टार्ट करेगा यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये हमारा यहाँ पर बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। उम्मीद करता हूँ कि बात आप लोगों को समझ आई होगी, और क्या सवाल हम लोगों से पूछा गया था वो आप लोग समझ पाए होंगे बेटा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, एक थियोरेटिकल सा सवाल है, बेसिक सा, और वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अब ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास में, प्रॉब्लम नंबर 1.33 कह लो या प्रॉब्लम नंबर 1.34 कह लो, दोनों प्रॉब्लम बिल्कुल एक जैसी है। दोनों प्रॉब्लम में फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ आपको दिया गया है डेटा, यहाँ आपको डेटा नहीं दिया गया है बेटा। प्रॉब्लम क्या है? ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस q enters the region between two charge plates initially moving along x-axis with speed vx. The length of the plate is capital L and an uniform electric field is maintained between the plates. Show that the vertical deflection of the particle at the far edge of the plate is this. मैं आपको थोड़ा सा बेटा प्रॉब्लम को ना समझा देता हूँ कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या हमारे पास में। भाई एक प्लेट हमें दे रखी है यहाँ पर, एक प्लेट हमें दे रखी है यहाँ पर, एक प्लेट हमें दे रखी है यहाँ पर। इस प्लेट पर है पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसे,
ठीक है बेटा, इस प्लेट पर हमारे पास में है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ है हमारे पास में नेगेटिव चार्ज, प्लस से माइनस की तरफ हमारे पास में बना हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिख रहा है आप लोगों को। अब होता क्या है, यहाँ से एक माइनस क्यू एंटर करता है Vx स्पीड से, Vx स्पीड से यहाँ से एक माइनस क्यू एंटर करता है। अब बच्चों आप लोग भी जानते हो, अगर माइनस क्यू यहाँ पहुँचेगा और वो यहाँ से Vx से एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो माइनस वाला माइनस की तरफ तो जाएगा नहीं, माइनस वाला जाएगा प्लस की तरफ, यानी ऊपर की तरफ काम करेगा एक फोर्स। फोर्स की वैल्यू होगी हमारे पास में QE, और अगर इस QE को, इस फोर्स की वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे मास से, तो ये बन जाएगा हमारा एक्सीलरेशन। अब देखो फोर्स काम कर रहा है ऊपर और वेलोसिटी पार्टिकल को ले जाने की कोशिश कर रही है आगे, तो ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे निकल जाएगा बेटा, ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। अब आप ये देखो कि पार्टिकल को जाना था सीधा, पार्टिकल को बिल्कुल सीधा जाना था, लेकिन पार्टिकल सीधा ना जाकर पार्टिकल निकल गया है यहाँ से, यानी पार्टिकल ने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना किया है, पार्टिकल अपने रास्ते से इतना भटक चुका है। मैं ये डेरिवेशन आप लोगों को तब भी करा चुका हूँ जब मैंने आप लोगों को बेटा चैप्टर पढ़ाया था, लेकिन क्वेश्चन हमारे सामने आ गया तो दोबारा मैं आपको इसका पूरा कंसेप्ट बता देता हूँ। माइनस क्यू ने एंटर किया अंदर, स्पीड है आपके पास में Vx, ऊपर की तरफ फोर्स काम कर रहा है इतना QE/m, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास में y। अब अगर हम लोगों को y की वैल्यू निकालनी है तो y की डायरेक्शन में हमें लगानी पड़ेगी मोशन की सेकेंड इक्वेशन। y की डायरेक्शन में हम अप्लाई करेंगे मोशन की सेकेंड इक्वेशन। अब क्या है मोशन की सेकेंड इक्वेशन? मोशन की सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। लो बेटा, ये हमारे पास में मोशन की सेकेंड इक्वेशन है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि UY क्या है। UY का मतलब है इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, यानी जब पार्टिकल यहाँ है, क्या पार्टिकल यहाँ होते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है? नहीं, पार्टिकल जा रहा है आगे, तो हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी y की डायरेक्शन में 0 है, क्योंकि माइनस क्यू बेटा ऊपर और नीचे नहीं जा रहा है, माइनस क्यू y की डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, माइनस क्यू जा रहा है आगे की तरफ। तो हम इस UY की जगह लिखेंगे आप लोग 0, UY की जगह आप लोग लिखेंगे 0। तो ये बन गया है हमारे पास में y इज इक्वल टू हाफ, एक्सीलरेशन की जगह हम लिखेंगे QE/m, और यहाँ आ गया है मेरे पास में t स्क्वायर। एक्सीलरेशन की जगह मैंने लिख दिया है ये QE/m, कैपिटल Q लिख दो, स्मॉल q लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आ गई हमारे पास में। अब आप ये देखो बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपको दे रखी है वो है L, और इस डायरेक्शन में जो स्पीड है हमारे पास में वो है Vx। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपके पास में वो है L, और इस डायरेक्शन में जो स्पीड है हमारे पास में वो है Vx। तो टाइम की वैल्यू बनेगी हमारे पास में L/Vx, ये बनेगी टाइम की वैल्यू। हम टाइम की जगह टाइम की वैल्यू ये कैसे बनी? टाइम का बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया, यहाँ से उठाकर वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y बन जाएगा बेटा अपने पास में ये QE/m, और यहाँ बनेगा L स्क्वायर, और यहाँ बनेगा हमारे पास में Vx स्क्वायर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। इतना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में होने वाला है बच्चों। y की जो वैल्यू हमारे सामने होने वाली है, जो पार्टिकल हमारा यहाँ से निकलेगा, ये जो y की वैल्यू हमारी होने वाली है वो इतनी होने वाली है, और इसे हमने निकाला है मोशन की सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी और ये पूरा कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे बेटा, ठीक है। अब हमारे पास में बचता है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, और वो बहुत ही आसान है, उसमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और कोई काम नहीं करना है आप लोगों को। पहले आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे।
देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये रहा आपके सामने लास्ट प्रॉब्लम। ठीक, बहुत ही आसान है। ठीक, अभी आप ये देखो कि मैंने जो y की वैल्यू निकाली है, मैंने y की जो वैल्यू निकाली है वो ये निकाली है हाफ QE अपॉन m और साथ में है L स्क्वायर और यहाँ है VX स्क्वायर। समझ रहे हो बेटा? ओके, अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है। सपोज दैट द पार्टिकल इन एक्सरसाइज 1.33 यानी प्रीवियस प्रॉब्लम में बेटा बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास ऑलरेडी आप जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg। ठीक है, ओके। अब आप देखो स्पीड आपको गिवन दे रखी है, Vx की वैल्यू आपको दे रखी है ये 2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई हमारे पास में 2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ई बिटवीन द प्लेट्स सेपरेटेड बाय, प्लेट्स के जो बीच का गैप है, प्लेट्स के जो बीच का गैप आप लोगों को दे रखा है बेटा, यानी मैं आपको बताता हूं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। प्लेट्स के जो बीच का गैप आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 0.5। पार्टिकल क्या करता है, पार्टिकल यहाँ से चलता है, यहाँ जाकर टकराता है ऐसे। इस बार पार्टिकल बाहर नहीं निकल पाया, पार्टिकल यहाँ से चला, यहाँ जाकर टकरा गया। ये डिस्टेंस कहलाएगी आप लोगों की y। तो y जो होगा वो 0.5 का आधा हो जाएगा, यानी y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 0.25 मीटर। y जो हो गया है हमारे पास में वो 0.5 का आधा हो गया है और y की वैल्यू हो गई है 0.25 मीटर। ये हो गया है चार्ज, ये हो गया है मास, ये हो गई है स्पीड, ये हो गई है y। अब हमें चाहिए क्या भाई, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी है हमारे पास में। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास में, ये रहा 2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही है बात? ये है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है बेटा। वेरी इजी, बहुत आसान, कोई बहुत बड़ा काम आप लोगों को नहीं करना है। अब हमें क्या चाहिए, हमें निकालना होगा L, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि पार्टिकल कहाँ जाकर टकराया है। पार्टिकल यहाँ से चलकर यहाँ जाकर टकराया है, तो आपको बताना है कि पार्टिकल यहाँ से चलकर प्लेट पर कहाँ जाकर टकराया है। तो पार्टिकल टकराया है इस पॉइंट पर, यानी हम लोगों को निकालनी है L की वैल्यू। फॉर्मूला आपके सामने है, सारी वैल्यूज़ आपके सामने हैं, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं L की वैल्यू। उम्मीद है कि आप लोग कर पाएंगे इस प्रॉब्लम को और कोई समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। तो बेटा इस क्वेश्चन के साथ NCERT का फर्स्ट चैप्टर हमारा हो जाता है फिनिश। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं NCERT एग्जाम्पलर, और NCERT एग्जाम्पलर में एक एक क्वेश्चन बहुत शानदार है बेटा, बहुत शानदार है। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छी और नई नई बात आपको सीखने के लिए मिलेगी। फिर हम उसके बाद में बहुत सारे प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम पढ़ेंगे और आप लोगों के डाउट हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।